अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी जा रही है आप लोगों की तैयारी जो हम कर रहे हैं प्री एफएससी के लेक्चर्स के साथ। चैप्टर नंबर 2 पे हम लोग आ गए थे विच इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। डिफरेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स को रीड करके हम लोग पहुँचे हैं एक डेरिवेशन पे। सबसे पहले हम लोगों ने डेरिवेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी, डिफरेंट डेरिवेशंस पढ़ी दो। उसके बाद अब हम नेक्स्ट डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो फिर आज हमारा डेरिवेशन का टॉपिक जो है वो एंड हो जाएगा, इसलिए आप जितना बोर हो रहे हैं डेरिवेशन से वो भी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम फर्दर थ्योरीज की तरफ मूव करेंगे। तो आई होप कि जो आप लोगों की ये इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी रही होगी, इस दिन भी आपने लाजमी पढ़ा होगा, है ना, ऐसा ही है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड, बिकॉज हम अपने लास्ट टॉपिक को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे एंड देन मूव टुवर्ड्स द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आप लोगों ने अपना जो पहले डेरिवेशंस की हुई है ना, दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। तो आपने जितनी भी डेरिवेशंस करनी है ना, दे मस्ट बी रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे, हम आज पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज़ द एनर्जी differences between different energy levels of the hydrogen atom. Calculate the frequency given the wavelength और wave number. फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम लोग वेव नंबर को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अच्छा जब हमने एनर्जी की बात करनी है ना, तो एनर्जी की बात करते वक्त आपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो हम लास्ट में एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपको याद हो, विच इज़ E इज़ इक्वल टू -mz² E4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर और h स्क्वायर। यही वैल्यू गिवन है ना, -mz² e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर और h स्क्वायर। तो बच्चों अब जब हम ये पढ़ रहे होंगे ना, तो आप ये दिस इज द एनर्जी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर विच वी हैव कैलकुलेटेड एट द एंड। अब हम जो नई चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है कि अगर हम एक एटम ड्रॉ करें, दैट इज़ एटम जो उसका न्यूक्लियस होता है, इसको हम पॉजिटिव से डिनोट कर देते हैं, और ये उसका है शेल्स। ठीक हो गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट की तरफ मूव करता है, तो आपको क्या पता है कि एनर्जी क्या होती है, रिलीज। तो आज हम जो अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज एक्चुअली द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स, यानी कि E1 और E2 के दरमियान जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी आएगा उसको हम कहेंगे एनर्जी बिटवीन द टू ऑर्बिट्स। तो हम किस तरह इसको रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक हो गया। E की वैल्यू हमने लिखी हुई है, अगर हम इसको E1 को रिप्रेजेंट करें तो E1 बनेगा -m z का स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट n1 का स्क्वायर और h का स्क्वायर। अब बच्चों आपने एक बात याद रखनी है कि जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे होंगे तो आपने क्या करना है कि जब हम E2 की E1 की बात कर रहे होंगे तो N1 आएगा, जब हम E2 की बात कर रहे होंगे तो N2 आएगा। ठीक हो गया। तो हमने E1 को रिप्रेजेंट किया है और हम इसी को ही लेकर चल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, E2 को लिखेंगे। E2 हमारे पास होगा -m z का स्क्वायर e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट n2 का स्क्वायर h का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आपने जब इसको पढ़ना है तो आपने क्या करना है कि n1 का स्क्वायर और n2 का स्क्वायर ख्याल रखना है इस चीज़ का। एंड वी आर फाइंडिंग द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट्स, यानी कि दो ऑर्बिट्स के दरमियान जब एनर्जी आउटर से इनर मूव कर रही है या इनर से आउटर मूव कर रही है, तो उनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस आता है उसको हम आज पढ़ रहे हैं। इसमें जो m होता है दैट रिप्रेजेंटिंग द मास, z जो होता है दैट इज एटॉमिक नंबर विच इज एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, e जो है दैट इज चार्ज, एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी कांस्टेंट, n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट एंड h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। ऐसा ही था ना। तो अब हम क्या करेंगे, एनर्जी डिफरेंस को फाइंड करेंगे। जब हम एनर्जी डिफरेंस लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, डेल्टा E2 माइनस E1। तो पहले क्या करेंगे, E2 की वैल्यू लिख लेते हैं -mz² e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट n2 का स्क्वायर h स्क्वायर माइनस
अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो ये एक माइनस है और ये माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, इधर प्लस सीधी तरह लिख लेते हैं, ज़्यादा जो है ना वो एक और स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, वरना लंबी हो जाती है डेरिवेशन। mz² e की पावर 4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट n1 का स्क्वायर h का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब क्या करना है, डेल्टा ई की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इज इक्वल टू mz² e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर, ऐसा ही है ना। और फिर अगर हम अंदर कॉमन लें तो अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 1 ओवर n2 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n1 का स्क्वायर। ठीक हो गया। और n2 और n1 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स n2 n1, दिस इज एक्चुअली द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। और बाकी आपको बता दिए कि क्या वैल्यूज़ हैं, किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, व्हाट इज़ एक्चुअली द शोइंग दीज कॉन्स्टेंट्स m z e और एप्सिलॉन नॉट h। ठीक हो गया। अब बच्चों आपने ये पढ़ा होगा, दोबारा आपने वो लेक्चर सुनना है, ये लेक्चर जो है हमारे YouTube पर भी मौजूद है और हमारे LMS पे भी मौजूद है। आप एनर्जी वाले जब आप डेरिवेशन को जाके स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की थी ना, तो ये कांस्टेंट था। जब हमने ये कांस्टेंट कैलकुलेट किया तो इस कांस्टेंट की एक वैल्यू आई थी विच वाज 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ठीक हो गया। ये जो हमारे पास ये वाली सारी वैल्यू आ रही है ना, इसको डिराइव करने के बाद जो फर्दर इसका एक कांस्टेंट वैल्यू आई थी वो ये थी। मैंने आपसे तब भी कहा था कि आपने इस वैल्यू को याद कर लेना है। क्यों? बिकॉज हम एक ऑलरेडी डेरिवेशन कर रहे हैं, उसके अंदर फर्दर डेरिवेशन को स्टडी करेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू learn or to revise derivations and derivations and derivations। तो आपने क्या करना है कि उन वैल्यूज़ को which are simply given in your book उसको आप क्या कर लें, याद कर लें। ठीक हो गया। तो अगर हम इसको इस तरह से निकालेंगे तो हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यू क्या आएगी, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1 ओवर n2 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n1 का स्क्वायर जूल। ठीक हो गया। और ये हमारे पास आ गई है डेल्टा ई की वैल्यू, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट्स। इधर मैंने सिर्फ एक एनर्जी की वैल्यू लिखी हुई है विच इज़ ऑफ द सिंगल ऑर्बिट। ये जो ई है ना, दैट इज़ एक्चुअली द एनर्जी ऑफ अ सिंगल ऑर्बिट, कि अगर ये फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ये आपको पहले भी बताया था कि हम फिक्स्ड एनर्जी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। फिक्स्ड एनर्जी यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जब इस शेल में मूव कर रहा है तो इसकी क्या एनर्जी है, वो उसकी वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट होती है। और अगर एनर्जी जो है वो फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट फाइंड कर रहे हैं तो उसका एनर्जी डिफरेंस हम इस तरह से फाइंड करेंगे। अच्छा, आपने एक मज़े की बात है आपने नोट नहीं की ना, आपने मुझे बताई, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। वो ये थी कि बच्चों इधर z की वैल्यू जो है ना वो मैंने इधर नहीं मेंशन की। उसका रीज़न ये है कि जो z होता है वो हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ऐसा ही है ना। और बोहर ने जिस पे काम किया था, बोहर भी जिसने उस पे काम किया था, विद दैट वाज हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के जब एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो वो होता है 1। तो इधर जब आप 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 जो है वो 1 ही रहेगा। दैट इज़ वाई वी डोंट मेंशन 1 देयर। तो ये जो डेल्टा ई की वैल्यू बोहर ने फाइंड की थी वो दैट वाज 4 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है याद रखने वाला, क्योंकि मैं आपसे बार बार कहती हूँ मुझे इस तरह के सवाल आते हैं कि इधर तो जी को तो मिस ही करा दी है। तो हमारे पास जो ये है ना z, दैट इज़ एक्चुअली विल नॉट बी मेंशन इन द कांस्टेंट, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू एटम जो है वो क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो इधर आपने करना है me की पावर 4। ठीक हो गया। और जो हमारे पास z होगा दैट विल बी द एटॉमिक नंबर। अगर हाइड्रोजन के अलावा किसी और एटम का वैल्यू, किसी और एटम की एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं तो वहाँ पर आप एटॉमिक नंबर पुट करेंगे, किसका, उसी के एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का ये था, अगर आप सोडियम के लिए कर रहे हैं तो वो 11 होगा। पीरियोडिक टेबल में जाकर भी आप कंफर्म कर सकते हैं। तो अगर हम 11 की फाइंड आउट कर रहे हैं तो डेल्टा ई उसका क्या हो जाएगा, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाई बाय 11 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और 1 ओवर n2 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n1 का स्क्वायर। दैट विल बी द वैल्यू फॉर सोडियम।
तो इस तरह से डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स की एनर्जी लेवल जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये एनर्जी लेवल सबके लिए अप्लाई होता है, नो, दिस इज ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। तो ये इस तरह से चेंज होता जाएगा। तो ये जो हमने बेसिकली वैल्यू फाइंड की है दैट इज़ रिलेटेड टू योर प्रीवियस टॉपिक, या आप यूट्यूब पर और LMS पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपने ये मेरे साथ लेक्चर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है आप लोग साथ साथ चल रहे हैं और एग्जाम्स के दिनों में आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। तो दैट वॉज फॉर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स। ठीक हो गया। तो ये हमने उसके लिए फाइंड आउट किया। तो डेल्टा ई ME4 और हम Z को इधर साइड पर लिख लेते हैं ताकि हम इसको कांस्टेंट में ना काउंट करें। तो ये हमारे पास जो Z होगा दैट इज़ सेपरेट Z का स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस, अब हम फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे, दैट हाउ विल बी द फ्रीक्वेंसी विल बी फाइंड आउट द डेरिवेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले उसके लिए बच्चों आपको पता होना चाहिए कि प्लांक्स कांस्टेंट क्या कहता है। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, ठीक हो गया, हम फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन को लेकर चल रहे हैं क्योंकि आज हमारे लर्निंग आउटकम में भी यही था कि सबसे पहले हम एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी का बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि डेल्टा इज इक्वल टू एच वी अकॉर्डिंग टू प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक हो गया। डेल्टा ई इज इक्वल टू एच वी, वी इज द वेलोसिटी। तो वी हमारे पास क्या आ गई है, वेलोसिटी। तो आपने वो वेलोसिटी लिख लेनी है। वेलोसिटी, अब हम इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, क्या करना है कि जो हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यू आई है वो आपके पास ऑलरेडी इधर गिवन है। ये किस तरह से डिराइव होगा, जब आप डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स को कैलकुलेट कर लेंगे ना, तो उसके बाद जो है वो फ्रीक्वेंसी वाले स्टेप पे जाना है। तो ये साथ इसीलिए आज पढ़ाया जा रहा है ताकि जब ये डेरिवेशन अगर आपको एग्जाम में आती है तो आपने इसको यहीं से कंटिन्यू करना है ताकि आपको ये वैल्यू याद रहे, क्योंकि यहाँ तक वैल्यू याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा ई की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे और इधर हम लिख लेते हैं एच वी। इसको हम v और म्यू भी कहते हैं। देर इज़ अ स्टाइल ऑफ राइटिंग दिस, के इसको थोड़ा सा स्टाइल से लिखा जाता है, पर मैंने हमेशा सीधा ही लिखा है इसलिए मैं इस तरह सीधा ही लिखती हूँ। बट यू मस्ट बी क्लियर अबाउट द कांस्टेंट यू आर राइटिंग और द वेरिएबल यू आर राइटिंग। ठीक हो गया। अब डेल्टा ई की जगह मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, इधर मैं एच वी और वी कैन से म्यू लिख लेती हूँ 2.18 इंटू 10⁻⁻18 और 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। 2.1 जूल है। तो बच्चों हम इधर क्या करते हैं, सिंपली वही वैल्यू लिखते हैं जो हमारा कांस्टेंट था, ME4 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, और यहाँ पे z स्क्वायर भी लिख लेते हैं 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। वो नीचे लिख लिया इसलिए आप लोग ऊपर नहीं लिखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें जिनका ख्याल रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो v है ना, ये हमने h यहाँ पर v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, v की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, v को इधर ही रहने देंगे, h को उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ME4 Z4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट h का क्यूब हो जाएगा 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये होगी, ME4 z की पावर 4 z की पावर स्क्वायर में आ जाएगी। ठीक है, ऊपर वाले का आपने ध्यान रखना। 8 एप्सिलॉन नॉट h का क्यूब 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वेव नंबर को भी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर आपसे मिलती हूँ।
वेलकम बैक बच्चों, हम एक छोटी सी ब्रेक से वापस आ गए हैं और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी डेरिवेशंस को। डेरिवेशन में हम लोगों ने एनर्जी की डेरिवेशन, डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स को डिस्कस किया। अब हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को पढ़ रहे थे, फ्रीक्वेंसी को भी हमने वाइंड अप नहीं किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच वी। वी हमने जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया था, वी जो है हम वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब हम रिप्रेजेंट बात कर रहे होते हैं अपने म्यू की, जो कि एक्चुअली कांस्टेंट है, व्हेन वी यूज इन प्लैंक्स कांस्टेंट, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली फ्रीक्वेंसी से, जब इसको थोड़ा सा टेढ़ा लिखते हैं। ठीक हो गया। और वी जो हमारे पास आता है वो क्या आता है, वेलोसिटी। ठीक हो गया। अब बच्चों जब आगे जाके हम वेव नंबर को स्टडी करेंगे तो आप आगे देखेंगे कि हमारे पास इस तरह करके वी बार भी आएगा, तो ये हमारे पास जो रिप्रेजेंट होता है दैट इज एक्चुअली वेव नंबर। तो हम जो ये पूरी डेरिवेशन कर रहे हैं दैट इज फॉर फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डेल्टा इज इक्वल टू एच वी, और म्यू कह दें, वी कंफ्यूज करते हैं वेलोसिटी के साथ, इसलिए मैंने इधर करेक्शन कर दी, दैट इज़ फॉर फ्रीक्वेंसी। और हमारे पास जो वैल्यू आई थी दैट वाज एक्चुअली दैट वैल्यू। और फिर एच वी एम ई 4 जेड का स्क्वायर एट एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर। देखिए ये वही वैल्यू चल रही है जो हमने एनर्जी के लिए फाइंड आउट की थी, 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। उसके बाद हमने v की वैल्यू लिख दी। अच्छा, जब हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखी है तो आपने हमेशा याद रखना है कि एनर्जी को तो हमने जूल में रिप्रेजेंट कर लिया था, तो फिर इसी तरह ही जब हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है तो वो भी हम लोग किसी के लिए करेंगे ना, किसी यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपने याद रखना है कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हर्ट्ज से। तो हर्ट्ज हम इसके आगे लाजमी लिखेंगे। दैट वाज द डेरिवेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। v इज इक्वल टू एम ई पावर 4 जेड स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट एच क्यूब। दोनों में देखें डिफरेंस कहाँ पर आया, जब हमने एच क्यूब की वैल्यू लिखी है, इधर हमारे पास स्क्वायर में था, इधर हमारे पास एच क्यूब था, इसीलिए हमने इस कांस्टेंट को आगे लेकर नहीं चले। फ़र्क ये आया कि उधर हमने एच और ऐड कर दिया, अगर हम यहाँ पर भी लेकर चलते ना तो हमने डिवाइडेड बाय एच कर देना था, लेकिन क्योंकि अब ये इक्वेशन को हम आगे लेकर नहीं चल रहे हैं तो हमने इसको कांस्टेंट लिखने के बजाय पूरी वैल्यू को ही आगे लिख लिया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, डेरिवेशंस को मिक्सअप नहीं कर देना, बिकॉज इट्स नेचुरल कि जब आप डेरिवेशंस कर रहे होते हैं तो बीच में कन्फ्यूजन्स होना कॉमन है। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि जो है वो मिसकंसेप्शंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिक्सअप्स ना हो जाएं आपकी डेरिवेशन। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें वो आपने एनर्जी की वैल्यू याद कर लेनी है। ठीक हो गया। एनर्जी की वैल्यू जब आप याद कर लेंगे ना तो आगे वाली सारी जो डेरिवेशन है वो चुटकियों में आपसे हो जाएंगी। अच्छा, आज अभी हमने की है फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली विच इज़ इन हर्ट्ज। इधर हमने एच क्यूब लिया लेकिन एच स्क्वायर लिया, तो दोनों को मिक्स मत कर लिएगा बच्चों। अब वेव नंबर की जब हम बात करेंगे तो वेव नंबर के लिए भी आपने स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला याद कर लेना है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेव नंबर सी। तो ये जब हम वेव नंबर को कर रहे होंगे तो आपने क्या लिखना है, ये हम वेव नंबर को हमने स्टार्ट किया, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेव नंबर सी। बच्चों जो ये है दैट इज फ्रीक्वेंसी, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास है वेव नंबर, और जो ये हमारे पास सी है ना, इसको हमने सी को इसलिए इस तरह लिखा है, वैसे तो ये वेलोसिटी है लेकिन ये वेलोसिटी किसकी है, ऑफ लाइट। ठीक हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने डेरिवेशन करते वक्त ख्याल रखना है कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो मिक्सअप ना हो जाएं। अब आपने जब ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू की है ना तो आपने क्या करना है, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी हमने ऊपर ही लिखी है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू विच इज़ एम ई की पावर 4 जेड का स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट एच क्यूब और 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर इज इक्वल टू वेव नंबर, इधर बार आएगा, वेव नंबर के ऊपर जो है ना उसके ऊपर बार आएगा, और सी को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो इसको यहीं पे रहने देंगे और बाकी सारी वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये कैसे बनेगा, एम ई पावर 4 जेड का स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट एच क्यूब सी 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर
अब बच्चों जो ये वाला पूरा है ना, z को निकाल के जो ये पूरी वैल्यू है इसका भी कांस्टेंट होता है विच इज़ रेडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक हो गया। तो रेडबर्ग्स कांस्टेंट जो है उसकी भी वैल्यू आपने याद कर लेनी है विच इज़ 1.09 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। ठीक हो गया। अगर इसको पूरा रिप्रेजेंट करें तो ये क्या बनेगा, आर जेड स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। अब जब हम ये कर रहे होते हैं ना तो हम क्या करते हैं कि रेडबर्ग कांस्टेंट जो है ना वो उसी तरह यहाँ लिखा जाता है विच इज़ 1.09 टू 10⁻⁷ पर मीटर। अब बच्चों z की वैल्यू को हम इसलिए मेंशन नहीं करते क्योंकि हम बात जो कर रहे होते हैं ना दैट इज़ फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हम हाइड्रोजन एटम जो है ना वो z इज इक्वल टू 1 ही रहेगा। अब आपने क्या करना है कि इधर ही आपने वेव नंबर की वैल्यू निकालते हुए रेडबर्ग कांस्टेंट आ ही रहेगा विच इज़ 1.09 टू 10⁻⁷ और उसके बाद 1 की वैल्यू हम नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको पता है 1 को हम किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करें वो 1 ही आता है इनटू उसके बाद आपने क्या करना है आगे 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर भी लाजमी लिखना है। ठीक हो गया। तो ये क्योंकि हम डिफरेंट ऑर्बिट्स को लेकर चल रहे हैं तो ये साथ साथ ही चलता रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी और वेव नंबर भी। तो आपने इसको लिख लेना है। तो 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर और ये पर मीटर आ जाएगा क्योंकि हम ये साथ लेकर चल रहे हैं। अच्छा ये देखो इधर बच्चों ये पर मीटर में है क्योंकि वेव नंबर जो है ना दैट इज़ एक्चुअली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो वो इन्वर्स में आ जाता है, पर मीटर आ जाएगा। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ दैट वेव नंबर और ये हमने जो फाइंड आउट किया दैट इज़ फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास थी डिफरेंट डेरिवेशन। सबसे पहले हमने जो डेरिवेशन पढ़ी दैट इज़ फॉर एनर्जी, उसके बाद जो हमने पढ़ी दैट इज़ फॉर फ्रीक्वेंसी और उसके बाद जो हमने पढ़ी फॉर वेव नंबर। और ये देखिए सारी जो डेरिवेशंस हमने स्टडी की हैं वो सारी एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ मिल रही हैं। तो आपने जो भी डेरिवेशंस करनी है उसकी जो स्टार्टिंग से हमने डेरिवेशन स्टार्ट किए वहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है ताकि जब आप एंड तक पहुँचे तो वो आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाए, वो ईजी हो जाए आप लोगों के लिए करना। तो इस तरह से डेरिवेशंस की प्रैक्टिस और डेली के डेली प्रैक्टिस करनी है। आज ये तीनों करवाने का मकसद ये था क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो एनर्जी से मिल रही है और जो वेव नंबर है वो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट कर रहा है। तो आपने ये सारी डेरिवेशंस जो है ना इनको अच्छे से कर लेना है, इनको प्रैक्टिस करना है बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन परफेक्ट। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर मैं आपसे वापस मिलती हूँ।
वेलकम बैक बच्चों, एक दफ़ा फिर यू लर्न के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को खुश आमदीद। अच्छा बच्चों, हम लोग डेरिवेशंस को स्टडी कर रहे थे और हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था। अब हम वापस आ गए हैं। ब्रेक में जाने का मकसद ये था कि आप लोगों के लिए मैं एक सरप्राइज़ लेकर आऊँ, और वो सरप्राइज़ क्या है, यू लर्न लाया है आपके लिए एक ऑनलाइन कॉलेज जिसमें आप प्रॉपरली एडमिशन ले सकते हैं और घर बैठे फैसिलिटेट हो सकते हैं। कभी भी, किसी भी टाइम, किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। ये आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जो हैं वो अपना कोई लेक्चर मिस कर गए किसी इमरजेंसी की वजह से, तो आपका वो लेक्चर मिस ही हो गया है। वो सारे लेक्चर्स जो है ना वो हमारे LMS पे मौजूद हैं। ये प्री FSC का मकसद भी यही है कि आपको बताया जाए कि यू लर्न जो है ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इससे पढ़ें। अब बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से जो है ना वो आपने यू लर्न के LMS को देखना है और उसको यूज़ करने का क्या आपका तरीका है। आपने जब चैप्टर पर जाना है, सबसे पहले जब आपने LMS ओपन करना है, ये आपके सामने एक छोटी सी वीडियो आ रही है जिसको अब हम स्टार्ट करेंगे। जब आप LMS को ओपन करेंगे ना तो LMS के पास सामने आपके पास ऐसे विजिबल हो जाएगा। डिफरेंट प्रोविंसेस आएंगे, आपने उस प्रोविंसेस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना लॉगिन और पासवर्ड लगाना है जो आपको LMS की तरफ से मिला होगा। जब आप पासवर्ड लगा लेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा LMS और उसके सारे सब्जेक्ट्स, जिसमें से अभी मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ तो आपने केमिस्ट्री का सब्जेक्ट खोलना है। इसमें सारे चैप्टर्स भी आ गए बच्चों। अब हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर को खोलेंगे तो ये देखें आपके पास सारे टॉपिक्स आ गए हैं। इनमें से जो टॉपिक आपने जिस टाइम पढ़ना है वो उस टॉपिक को खोलेंगे। आज हमने फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर का पढ़ा, इसलिए उसी टॉपिक को जो है ना वो हमने ओपन करना है। उसको जब ओपन करेंगे तो आपके पास जो है ना वो वीडियो और उसके सारे न्यूमेरिकल्स और उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, उसके क्विज़ आपको शो हो जाएंगे उससे रिलेटेड MCQs के। तो इसी तरह ही बच्चों ये आपको बताने का मकसद और दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि यू लर्न जो है वो आपके लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप उसको यूटिलाइज़ करें और अच्छे से पढ़ें। इसके अलावा बच्चों इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी मौजूद हैं हमारे LMS पर, ये देख सकते हैं बच्चों। जब आप ओपन करेंगे नीचे आपको सारे शो हो रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, MCQs हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। उसमें से आपने न्यूमेरिकल खोल लेना है। तो ये देखें आपके सामने सारी टैब्स आ रही हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल को जब आप ओपन करेंगे तो देखें आपके सामने न्यूमेरिकल्स का सेक्शन आ जाएगा, उसके सॉल्यूशंस भी मौजूद है और उसकी वीडियो भी आपके सामने मौजूद है। तो आप यही मत समझें कि हम लोग सिर्फ आपको लेक्चर पढ़ा के गायब हो जाएंगे, बल्कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, आपको MCQs, और मज़े की बात है आपने देखा होगा यहाँ पर आस्क का क्वेश्चन का ऑप्शन भी है कि व्हेन एवर वॉट एवर क्वेश्चन यू वॉन्ट टू आस्क यू कैन आस्क अस एनी टाइम, वी आर ऑलवेज वेलकम यू फॉर द क्वेश्चंस। एंड आपको पता है शुरू से जब से मैं लेक्चर दे रही हूँ कि मुझे तो क्वेश्चंस पूछना बहुत पसंद है। आप मुझसे पूछें, क्वेश्चंस का जवाब देना मुझे बहुत पसंद है। मैं खुद एक ऐसी स्टूडेंट थी जो बहुत सवाल पूछा करती थी। क्वेश्चंस जो है ना वो माइंड फ्रेश होता है एंड यू लर्न मोर बाय आस्किंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस पूछना चाहिए। आस्क का क्वेश्चन मैं आपको जो बार बार कहती हूँ वो असल में ये है, जब आप LMS को विजिट करते हैं तो आपको आस्क का क्वेश्चन नज़र आता होगा, आप उस पर सवाल पूछा करें। आई हैव सो मैनी स्टूडेंट्स जिनको मैं रिप्लाई करती हूँ एंड आई रिमेंबर देयर नेम। लोग, बच्चे समझते हैं कि शायद सिर्फ फिजिकल ही क्लास में हम लोग जो है ना वो टीचर्स को बच्चों के नाम याद रहते हैं, लेकिन देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जिनके नाम मुझे इसी वजह से याद हैं। उनकी हम जूम क्लासेस भी लेते हैं जब कोई समझ ना आ सके। लाइव क्लासेस भी दी जाएंगी ऑनलाइन कॉलेज में। तो आपने ये नहीं सोचना कि सिर्फ LMS आपको दे दिया तो बात ख़त्म। आप लोगों की लाइव क्लासेस हुआ करेंगी, हर टॉपिक की, हर एक्सरसाइज की, हर न्यूमेरिकल की, इसी तरह ही उर्दू की, इंग्लिश की। तो लाइव क्लासेस भी होंगी, साथ साथ आपको LMS भी मिलेगा। तो लाजमी ज्वाइन कीजिए आज ही ऑनलाइन कॉलेज, जो आपको बहुत कम फ़ी में इतनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है और ये आपको फैसिलिटेट कर रहा है। जो पाकिस्तान से बाहर स्टूडेंट्स हैं वो आराम से इससे जो है ना फ़ायदा उठा सकते हैं और उठा भी चुके हैं हमारे LMS से। तो लाजमी एडमिशन लीजिए और रजिस्टर कीजिए विद माई रजिस्ट्रेशन कोड मोमिना08 अगर आप मेरी वीडियो देखकर रजिस्टर कर रहे हैं और यहाँ पर एडमिशन लें। और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का फ़र्स्ट ऑनलाइन कॉलेज आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो एडमिशन लीजिए। और आज हम लेक्चर वाइंड अप कर रहे हैं जिसमें हमने डिफरेंट डेरिवेशंस को पढ़ा। आई होप कि आपको समझ आई होगी। और स्टिल बच्चों अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हुई हो ड्यू टू आवर स्लाइड्स और ड्यू टू द ऑल द मैथमेटिकल थिंग्स, तो आप लोग पूछ सकते हैं और हमारे कमेंट सेक्शन में भी, आज का क्वेश्चन में भी, और हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कल एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।